नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आशा करता हूं कि आपका इंग्लिश और संस्कृत का पेपर बहुत ही बढ़िया गया होगा। ये आपका पेपर अच्छे से गया होगा तो आप अच्छे से मैथ्स की तैयारी कीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, 2 नंबर के क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है और 3 नंबर 4 नंबर जो बच्चे कमजोर है ना, जिनको थोड़ा पास होने में भी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं ये कहता हूँ यदि वो ये पीडीएफ भी देख लेंगे तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप बिल्कुल पास हो जाओगे। ये 100% श्योर है कि आपके ऑब्जेक्टिव इसी में से ही आएंगे, क्योंकि ये डीपीआई के माध्यम से भेजे गए वन लाइनर है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपको इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, पूरी पीडीएफ को पढ़ना है। इनमें से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं हम, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आपके ये बहुत ही काम आएंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं, पहला जो चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होती है? जो रियल नंबर होते हैं उसके चैप्टर होते हैं, तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जैसे कि पहला अपन देख लेते हैं, ये है ना, पहला आपको दे रखा है प्रत्येक भाज्य संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही अंक गणित भूत आधारभूत प्रमेय है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहले 2 नंबर में 2 परिभाषा आई थी पिछले साल 2025 का जो आपका एमपी बोर्ड का पेपर था, उसमें 2 नंबर में ये परिभाषा आई थी। इस बार इसके चांस है कि ये ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आ सकते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं? फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं, सत्य सत्य में आ सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक डेमो बताता हूं किस तरीके से आ सकते हैं। जैसे कि ये पूरी आपकी डेफिनेशन है, पहले वो आपसे ये जो भाज्य संख्या है आपकी ये छोड़ देगा और आपको पूरा ऐसा कैसे ही लिख देगा, है ना। और इससे या तो ये परिभाषा दे देगा या इसका नाम पूछ लेगा कि इस परिभाषा को किस, ये प्रमेय कौन सी है, इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव है ना, ये पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव मन से घूमना चाहिए कि यार ये किस फॉर्म में पूछा जा सकता है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है। दूसरा देख लेते हैं अपन, किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनफल के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। यानी आपकी जो भी नेचुरल नंबर है, ठीक है, उन्हें जो अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे कि आपको 2 दे रखा है, 2 एक प्राकृत संख्या है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। 4 आपको दे रखा है तो 4 को किस रूप में लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 के रूप में लिख सकते हैं। 253 आपको दे रखा है, इसे हम 11 गुणा 23 के रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो जो नेचुरल नंबर होती है उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तीसरा आपको दे रखा है जो शो है, आपको इस तरीके से दे रखा है, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनफल को उसके गुणनफल के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। यानी जो नेचुरल नंबर होता है, यदि हम उसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो किस रूप में होंगे? एक क्रम के रूप में होंगे और अनक्यू होंगे। यानी पहले 2 आ गया है तो 2 ही आएगा, उसके बाद 3 आएगा तो 3 ही आएगा, है ना। उसके बाद अगले पर देख लेते हैं हम, ये देखते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गोस को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है ना। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो कार्ल फ्रेडरिक गोस को कहा जाता है। उसके बाद अगला देख लेते हैं, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ कहलाता है। यानी जो सबसे छोटी घात होती है ना, उसके जो क्या कहलाता है? वो एचसीएफ कहलाते हैं। जो आपको संख्या दी जाएगी, आप उनके अभाज्य फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, फिर उनको पावर के रूप में लिखेंगे। जो सबसे छोटी पावर होती है, पहले तो संख्या को कॉमन देखना है आपको। जैसे कि आपको दे रखा है 12, 15, 21, है ना। 12, 15, 21 दे रखा है आपको। 12 के फैक्टर कर रखे हैं 2, 2 इंटू 3, है ना। 2 की पावर 2 हो जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर 15 दे रखा है तो यहाँ 3 इंटू 5 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, 5 की पावर 1 हो जाएगा। और 21 के फैक्टर दे रखे हैं, 3 दे रखे हैं, 7 दे रखे हैं, यानी 3 की पावर 1 हो जाएगा, 7 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये फैक्टर दे रखे हैं
इनमें सबसे कॉमन संख्या देखनी है आपको। कॉमन संख्या जैसे 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर सबसे छोटी घात है, आपकी जो डेफिनेशन है उसे सूट खा रही है, तो इसके एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको दे रखा है बहुत ही अच्छी तरीके से, अगला दे रखा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने एचसीएफ के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में। जो संख्याएं होती है उनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले हमने एचसीएफ में, है ना, जो एचसीएफ होती है उसमें हमने छोटी घात देखी थी। अब जो एलसीएम होता है इसमें आपको बड़ी घात देखनी है। तो आपको ये जो घात दे रखे हैं, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लघुत्तम समावर्तक कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। यानी आपको जो संख्याएं दे रखी है ना, उनके आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, उसमें आपको क्या देखना है, आपको बड़ी घात देखनी है ना, बिग पावर देखनी है आपको। जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या कहलाएगा, उसका एलसीएम कहलाएगा। आपको अच्छे से इसमें समझा रखा है, जैसे कि 6 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है, तो 6 के अपन अभाज्य फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 हो जाएगा। इसे हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसे 3 की पावर 1 लिख सकते हैं। 20 के जो फैक्टर करेंगे इसे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। यानी 2 बार आ रहा है तो इसे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको सबसे बड़ी बड़ी पावर देखनी है। ठीक है, जैसे कि सबसे बड़ी पावर कौन सी हो सकती है आपकी, 2 की घात 2 है तो इसे लिख लेंगे। उसके बाद 3 की घात 1 है, इसे लिख लेंगे और इसे 5 की घात 1 लिख लेंगे। आपको इस 2 को क्या करना है, छोड़ना है। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हम एचसीएफ की बात करते हैं तो उसमें छोटी घात देखनी है आपको, और एलसीएम की बात करते हैं तो उसमें आपको कौन सी घात देखनी है, बड़ी घात देखनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव रूप में आ सकता है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्याएं 4 की पावर n और 6 की पावर n संख्या अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि शून्य पर समाप्त होने वाली संख्याएं 5 से विभाज्य होगी और ये संख्याएं 5 से विभाज्य नहीं होगी। यानी कहने का मतलब ये होता है कि 4 की पावर n और 6 की पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अगर वो संख्या शून्य पर समाप्त होनी चाहिए तो याद रखना वो संख्या किससे डिवाइड होनी चाहिए, 5 से भी डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे कैसे आपको 2 नंबर में आ सकता है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि इस जो क्वेश्चन है, एक तो एलसीएम और एचसीएफ वाले जो आपके चैप्टर है आपको वो करना है, और एक सिद्ध करना है ये परिमेय संख्या। इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगला देखते हैं, किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी बराबर ए इंटू बी होता है। यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, है ना, एचसीएफ हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से पढ़ना है इनको, है ना। याद रखना इनमें से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए, है ना। डीपीआई के माध्यम से आपको भेजी, जो स्कूल होते हैं गवर्नमेंट विद्यालय, है ना, उनकी प्रिंसिपल को भेजी जाती है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से लेकर आया हूं। तो अगला हम देखते हैं, जो क्वेश्चन है ये आपका, जो जैसे कि दे रखा है आपको 2 संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, परंतु जो 3 संख्याएं होती है उनका एचसीएफ और एलसीएम गुणनफल याद रखना कभी भी बराबर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, कर्णी p अपरिमेय संख्या है जहां रूट p एक अभाज्य संख्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 2023, 24, 25 से इस तरीके का ऑब्जेक्टिव आ रहा है, या तो सही विकल्प में आ जाता है या मैच जो फॉलोइंग होती है आपकी सही जोड़ी उसमें आ जाता है। तो आपको क्या देखना है, जो रूट की संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन कभी कभी आपको घुमाने के लिए क्या दिया जाता है, रूट में क्या दिया जाता है, वर्ग दिया जाता है ना। वो वर्ग वाली जो संख्या है रूट से बाहर आ जाती है और ये अपरिमेय संख्या नहीं कहलाती है। परिमेय संख्या जिसे हम किसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q 0 नहीं होना चाहिए, और जो अपरिमेय संख्या होती है उसे कर्णी के रूप में लिखा जा सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सत्य असत्य में आ सकता है आपका। यदि p कोई अभाज्य संख्या है और p बराबर a का स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। तो याद रखना, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों,
मैं आपसे माफी चाहता हूं। देखते हैं, ये आपका याद रखना, सिद्ध करते हैं अपन कोई भी अपरिमेय संख्या तो उसमें ये कोटेशन आपको ध्यान में दिया जाता है ना। ये 7.1 वाला, ये सत्य असत्य ट्रू फॉल्स में आ सकता है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ना। कोई भी आपकी जो अभाज्य संख्या होगी पी ए को स्क्योर करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको इसे पढ़ के जाना है ना। कोई भी यदि अभाज्य संख्या होगी वो पी ए स्क्योर से विभाजित करता है तो पी ए को भी किस तरह से विभाजित करेगा, और ए क्या होनी चाहिए, इसमें धनात्मक होनी चाहिए। अगला दे रखा है आपको एक अपरिमेय संख्या, है ना। एक अपरिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का योग अंतर एक अपरिमेय संख्या होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे रखा है 3 + 4 √5, 2 माइनस में √5, है ना। आप एक रेशनल नंबर लीजिए और एक इरेशनल नंबर लीजिए, इनका जो सम होता है और डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होता है। आपको सत्य सत्य में पूछ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है, सही विकल्प में आपको उदाहरण देके पूछ सकता है कि इन दोनों का क्या होगा, परिमेय होगा, अपरिमेय होगा, दोनों होगा। तो ये आपको मोस्ट है, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है और देखना है ना, ये जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आईएमपी है आपके लिए। अगला देख लेते हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल भागफल भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों। अगले ये पहले पार्ट के आपको ऑब्जेक्टिव है, इनको ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको इनका ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। अध्याय 2 की शुरुआत करते हैं, जो ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हम 2 के भाग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको पढ़ना है आपको। जैसे कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। पहला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। यानी आपको जो बहुपद दिया गया है उसमें जो भी आपको x की जो भी पावर दी गई है ना, उसकी क्या कहलाती है, घात कहलाएगी। जैसे कि आपको एक उदाहरण दिया गया है, बहुपद 4x + 2 चर x में घात 1 का बहुपद है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात 1 है। अगला दे रखा है 2y की पावर 2 - 3y + 4, चर y में घात 2 का बहुपद है, क्योंकि चर y की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। यानी आपको इनको ऊपर जितनी भी पावर दे रखी, जैसे कि ये पावर हो जाएगी, है ना। और अगला दे रखा है आपको 5 x की घात 3 - 4x की घात 2 + x - 3, चर x में घात 3 का बहुपद है, क्योंकि चर x की अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये घात की संख्या आपसे पूछी जाती है ना, इनको आप अच्छे से पढ़ना है, परिभाषा में पूछ सकता है आपसे। अगला देखते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 होती है रेखीय बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुपद कहलाते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, 2x - 3 दे रखा है, 3z + 4 दे रखा है, 5x - 2 दे रखा है ना। इनके अधिकतम घात कितनी, 1 है। और कैसे होते हैं, ये रेखीय बहुपद होते हैं। ऐसे बहुपद जिनकी घात कितनी होती है, 1 होती है, वो क्या कहलाते हैं, रेखीय बहुपद कहलाते हैं। अगला देखते हैं अपन, x² - 3x - 4 में x बराबर 2 रखने पर, है ना, ये 2 रखेंगे अपन तो -6 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे 2 की पावर 2 रख दिया, -3 × 2 रख दिया और माइनस में 4 रख दिया, तो ये कितना हो जाएगा, आपका p का मान आ जाएगा। इस तरीके से आपको मान पूछा जाता है, जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, अति महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान से देखना है। अगले की बात करते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको दे रखा है, यदि बहुपद px में x को किसी वास्तविक संख्या k से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है, तो p बराबर आपको 0 रखना है, तो क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा है ना। देखो ऐसे आपको बहुत सारे जैसे आपके ना कोई आपको बहुपद दिया गया है, बहुपद को हल करते हैं आप, और उनमें से आपको याद रखना जो वैल्यू आती है, यदि उसी समीकरण में रखते हैं, उसकी वैल्यू कैसी हो जाती है,
शून्य हो जाती है तो क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का x माइनस 1 रखने पर मान कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। इनको ध्यान से देखना है आपको, है ना, मैथ से ऊपर से उठती है, याद रखना। इनको अगर ध्यान से देखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका डे बाय डे क्या होगा, नॉलेज बढ़ेगा, है ना। नॉलेज बढ़ने के साथ साथ आपकी जो प्रैक्टिस रहेगी उससे गणित अच्छे से कर पाओगे। अगले एक पर देखते हैं, किसी बहुपद ए एक्स प्लस बी ए इक्वल ना 0 का शून्यक उस बिंदु का x निर्देशांक होता है जहां y ए एक्स प्लस बी का ग्राफ x अक्ष का क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ऐसा ग्राफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, शून्यक है ना, x बिंदु का निर्देशांक होता है और x अक्ष का क्या कहलाता है, प्रतिच्छेद करता है। तो ऐसे आपको ग्राफ दिया जाएगा, जैसे कि x प्लस बी ग्राफ दिया गया है ना, कौन सा अक्ष पर प्रतिच्छेद करता है। ऑब्जेक्टिव में आपको y प्रतिच्छेद आ सकता है, x प्रतिच्छेद आ सकता है। तो ये बड़े ध्यान से देखना है आपको। अगले की बात करते हैं जो अपन, तो दे रखा है आपको किसी बहुपद, है ना, ये हो गया था आपका। ये देखते हैं, किसी n घात के लिए दिए गए बहुपद के लिए y बराबर का ग्राफ x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। n घात के किसी बहुपद में शून्य हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आपको अगला दे रखा है, इसका ही एक्सप्लेन अगले में है। 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहने का मतलब है जो जितना बहुपद आपको दिया गया है वो बहुपद जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उसके उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। जो है ना, ये याद रखना। एक तो ग्राफ के माध्यम से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जो परीक्षा की दृष्टि से क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आपके क्या आते हैं, एक तो शून्यक आते हैं, आपके क्या आते हैं, शून्यक आते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आपका हर बार ग्राफ पूछा जा रहा है, उस ग्राफ को आपको देखना है। अगला दे रखा है, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल ना 0 के संगत y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा होगा, परवलयी होगा। याद रखना, इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में है तो आ सकता है। ठीक है, आपको कोई द्विघात समीकरण दी गई है तो वो जो द्विघात समीकरण आपको दी गई है, ठीक है, वो किस रूप में हो सकती है, परवलय के आकार के रूप में हो सकती है। अगला आपको दे रखा है इसमें, बहुपद px का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु के उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। ये हमने पहले भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया है, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। रेखीय बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी है, ये आपको दे रखा है, जहां चर x का गुणांक है, b अचर पद है और एकलनाट क्या हो जाएगा, 0। द्विघात बहुपद का व्यापक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जहां a b c वास्तविक संख्या होती है और a किसके बराबर नहीं होना चाहिए, 0 के। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो शून्यकों का योगफल क्या कहलाएगा, है ना, माइनस एक्स का गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है ना। शून्य को गुना अचर पद और एक्स स्क्वायर का गुणनफल होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपको दे रखा है ना, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में भी दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा, बराबर में माइनस 12 बटे 1 हो जाएगा, और ये आपको पूरा समझा रखा है। अगला देखते हैं, यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है तो द्विघात बहुपद में के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा की तरह होते, जहां क्या हो जाएगा कि कोई वास्तविक संख्या है। ये आपको इतना सारा दे रखा है ना। त्रिघात समीकरण भी आपको दे रखा है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा प्लस बीटा वर्ग। याद रखना,
जिस भी बहुपद की जितनी घात होगी उसके शून्य उतने ही होंगे। जैसे कि यदि इसकी 3 घात है तो 3 शून्य, 4 घात है तो 4 शून्य, 5 घात है तो 5 शून्य तो होंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर आपको क्या दे रखा है, माइनस बी अपॉन ए दे रखा है। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू वाई प्लस में सी अपॉन ए दे रखा है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है इसमें, ठीक है। किसी भी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला देख लेते हैं अपन, अल्फा बीटा प्लस बीटा वाई प्लस वाई अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। ये देखना है आपको, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन ए हो जाएगा। टी स्क्वायर माइनस 15 बहुपद में टी का स्क्वायर ए बराबर 1, टी का गुणांक बी बराबर 0 और अचर पद सी बराबर माइनस 15 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए होगा। अल्फा इंटू बीटा ये आपको उदाहरण के माध्यम से समझाया है ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, माइनस में सी अपॉन ए होता है, माइनस के 15 जाएंगे। तो ये देखना है आपको। अगला इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अध्याय 3, है ना, इसको देखना है आपको। तो देख लेते हैं अपन, जैसे कि आपको दे रखा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को प्रदर्शित करने वाले मानक कौन कौन से होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, है ना। ये आपका एक समीकरण होगा, पहला मानक। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 होगा, a1 प्लस b1 होगा, a2 b2 होगा, ठीक है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल एक ऐसे बिंदु होता है जहां पर क्या होगे, दोनों रेखा स्थित होती है। रैखिक युग्म की रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती इस स्थिति में कैसे होंगे, अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है। अगले पर चलते हैं आप। अगला आपको दे रखा है यहाँ पर, रेखीय युग्म की रेखाएं प्रतिच्छेद होता है, अद्वितीय हल होता है। ये पहले भी आपको बताया गया है। एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म कहलाता है। रैखिक युग्म की रेखाएं कैसी होती है, संपाती होती है, अपरिमित में किसके हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम आश्रित युग्म कहते हैं। रैखिक समीकरण का युग्म कैसा होता है, संगत होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। यदि कोई समांतर होगी तो उसके क्या होंगे, कोई भी हल नहीं होगा है, ये भी आपको देखना है, ठीक है। इसमें से आपको ये देखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है तो कैसा होगा, असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरण आपको दे रखा है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 ये दे रखा है। ये टेबल है, ये टेबल आपको पढ़नी है। इस टेबल को याद रखना, एक बार रिवीजन करना है आपको। a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट b1 अपॉन b2। इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। समीकरण अद्वितीय हल होता है और रेखाएं कैसी होगी, इसकी प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। दूसरा देख लेते हैं अपन, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म कैसे होंगे, असंगत होंगे। तो ये देखना होगा, जिसका क्या नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तीसरा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 दे रखा है, तो इसके कैसे हल होंगे, अनंत हल होंगे। तो देखना है आपको, ये जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रैखिक समीकरण युग्म की ग्राफी विधि द्वारा हल में दोनों समीकरण को ग्राफ में प्रदर्शित कर उनके प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ग्रहण करते हैं, तो युग्म कैसे होंगे हल। अगला अध्याय है जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, अध्याय 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में देख लेते हैं हम। जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होती है। कैसी समीकरण प्राप्त होगी आपको, द्विघात। अगले पर चलते हैं, यदि px बराबर घात 2 को एक बहुपद है तो p बराबर कैसा होगा, 0 हो जाएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a b c वास्तविक संख्या है, तो a बराबर कैसा हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। द्विघात समीकरण उदाहरण दे रखे हैं, ये उदाहरण आपको याद करना है ना, जो याद रखना, इसी से आप हल कर पाएंगे। अगले को देख लेते हैं हम,
जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुणनखंड विधि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह समीकरण आपको याद रखनी है। इस समीकरण के माध्यम से आप इनके फैक्टर कर सकते हैं। जैसे आपको 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 300 दे रखा है, इनके फैक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं अपन, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र किसे कहते हैं। श्रीधराचार्य द्वारा द्विघात समीकरण दी थी, वो समीकरण कौन हो जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, ये बटे में 2a हो जाएगा। तो देखना है, ये आपको समझा भी रखा है, हम अच्छे से कर पाएंगे, बस आपको इनका देखना है। ठीक है, प्लस चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर विविक्त कर है, इनकी ये टेबल पढ़नी है आपको, है ना। टेबल इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, टेबल पढ़ के थोड़ा रिपीट करके चले जाना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होता है 0 से, तो दो जो आपके मूल होंगे वो कैसे होंगे, भिन्न होंगे, वो कैसे होंगे, वास्तविक। दूसरा दे रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर हो तो मूल वास्तविक होंगे, कैसे होंगे, बराबर होंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, छोटा होता तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। उदाहरण दे रखा है आपको, ये समझना है आपको। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, अगला चैप्टर है अपन अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे साथ।